अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। मेरे साथ और मोहम्मद उमर ज़ियाई, मेरे साथ इस दफ़ा को होस्ट हैं हमज़ा गनी कुरैशी। और हम अपना इस दफ़ा इस बार जो हमारे साथ मौजूद हैं इंटरव्यूई, उन वो भी तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं हैं। हमारे मेहमान हो गए हमारे मेहमान और मिस तलत सुल्ताना ज़ियाई, हमारी चच्ची, हम चच्ची के नाम से मुखातिब करते हैं हमारी तायम्मी, मेरी तायम्मी है लेकिन हम इन्हें चच्ची कहते हैं शुरू से। चच्ची कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की दुआएं। अच्छा। चच्ची, इस दफ़ा हम लोग जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं इसमें 3 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में हम आपसे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में सवालात करेंगे। 3 सवाल होंगे उसमें। हाँ उसके बाद फिर दूसरे सेगमेंट में हम रैपिड फायर का एक हमारा सेगमेंट है, उसमें हम आपको वर्ड्स बताएंगे, आप हमें फिर जो भी आपके जहन में आएगा उस सही। बताइएगा। और थर्ड में हम फ्री टॉक करेंगे। अच्छा, तो सेगमेंट 1 जो है आगाज करते हैं हमजा। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, सो पहला सेगमेंट हमारे पास है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस है हमारे पास। हम्म। तो पहला सेक्शन है कि आपकी लाइफ में वो गोल्डन मोमेंट्स जो थे, वो कौन से गोल्डन मोमेंट्स थे जिनको याद करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या फिर कभी आप डाउन फील करते हो तो आप कहते हैं यार वो वक्त याद करके खुशी भी होती है, मोटिवेट भी होते हैं। मेरी उम्र 71 हो चुकी है, माशाल्लाह। तो इसके अंदर मेरे साथ बहुत से वाकयात हुए, अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए। मगर मुझे अपने सबसे अच्छे मोमेंट वही लगते हैं जो मैं अपने बच्चों के साथ गुजारती हूँ। जैसे मैं दुबई गई अपने बाबा वो बड़े वाली बेटी के पास, मुझे बहुत अच्छा लगा। हज करने गई, वो उससे ज्यादा अच्छा लगा। और यानी यही समझ लें कि ये मेरे लिए खास कर होते हैं अपने बच्चों के साथ मेरे मोमेंट। जब मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं तो वो मेरे लिए बेहतरीन पल होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जब यंग एज के अंदर उनके मोस्टली जितने भी लोग उनकी एज होती है, उन्हें अपनी यंग एज बहुत याद आती है। चाहे वो अच्छे डिसीजन हो, बुरे हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आता है। तो उस वक़्त में जो आपसे रिलेटेड है, डेफ़िनेटली आप हैं, आपके बच्चे हैं, सब फैमिली है। स्पेसिफ़िक आपसे रिलेटेड जो आपको लगता हो कि ये काम मैंने किया ज़िंदगी में जिससे मुझे आज भी बहुत खुशी होती है, और ये मेरी मेरी पर्सनैलिटी के लिए है। ऐसा कोई काम आपको याद हो यंग एज के अंदर? यंग एज में तो इतना मुझे अब थोड़ा थोड़ा सा जहन, इतनी एज हो गई तो बहुत सी बातें मेरे जहन से निकल गई। मगर हाँ, ये है कि मेरी एक दोस्त है, मैं उसको अभी भी बड़ा वो करती हूँ। उसका इंतकाल हो चुका है, मगर वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी। दूसरे अपने बचपन के अगर आप दिन, जैसे आपका मतलब ये है कि मैं अपने बचपन के दिन, तो वो मेरी बहुत अच्छी गुजरे। क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी लाडली तस्वर की जाती थी, और घर के कोई काम नहीं करती थी, सब घरवाले करते थे। मुझे तो सही तरह चाय बनानी भी नहीं आती थी। और मैं तो अपने बस साइकिल बहुत चलाई मैंने अपने वक्त में, अपने शादी से पहले जो वक्त था, साइकिल बहुत चलाई है अपनी दोस्त के साथ। और वही एक वाहिद मेरी थी दोस्त, आपदा नाम से उसका। उसका जो वक्त इंतकाल हो चुका है, वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी। तो उसके साथ बड़े हमने मजे किए हैं। पता चला है कि बारिश हो रही है, और कब्रिस्तान, हमारा घर असल में कब्रिस्तान के करीब था। तो कब्रिस्तान में मुर्दे नजर आ रहे हैं या कफन नजर आ रहे हैं, तो हम दोनों दोस्त भागे भागे जा रहे हैं कब्रिस्तान, और जाके भी वहां झांक के देख रहे हैं कि कफन नजर आ रहा है, कि कोई मुर्दा आ रहा है, या किसी का एक्सीडेंट सुन लिया करते थे कि फला रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग भागे भागे जा रहे हैं एक्सीडेंट देखने जा रहे हैं। इस तरह के हमारे बचपन गुजरे और हमने बहुत एंजॉय किया। बचपन में तो बहुत एंजॉय किया। और अपने घर की लाडली थी, तो मेरा हर बात मानी जाती थी मेरी। किसी बात को कोई वो नहीं था कि मना कर दे या कुछ है। मैं अपने बाप की भी बहुत लाडली थी, अपनी फूफी की भी, दादा दादी की भी बहुत लाडली थी। अच्छा, आपकी लाइफ में सबसे स्ट्रगलिंग फेज कौन सा था? मतलब जब आपने बड़ी एक मुश्किल वक्त था, ऐसा कोई फेज जो आपके जहन में आता हो? वो मुझे याद है, फुरकान मेरा एक दफा छोटा था, झूले में से गिर गया था, हाँ। और उसके जबरदस्त चोट लगी थी, खून बहुत निकला था। तो मैं तो हाथ पैर मेरे फूल गए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बच्चियां समझदार थी, अफशीर और शाही, वही उस पे बाइक पे बैठा के शादी के साथ, या पता नहीं बाबर के साथ, तब मुझे इतना याद नहीं है,
वो लोग लेके उसके हॉस्पिटल भागे थे। तो उसके 8 या 9 टाँके आए थे सब। तो वो पल जब कभी मुझे याद आता है, तो बड़ा मुझे वो होता है। मुश्किल बात। हाँ, वो मुझे याद आ जाता है, तो मुझे अभी तक बड़ा वो होता है कि मुझसे उसको देखा नहीं गया था फुरकान में, जब खून उसके निकला था। सर में लगी थी तो पूरे चेहरे तक भी यूँ बहता हुआ खून आया था। तो मैं तो, सर की चोट तो वैसे ही खतरनाक होती है, तो मैं तो बहुत डर गई थी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो सही है। अच्छा चाची ये सब आप आपने लोग की दुआएं, सबकी दुआएं इसके साथ। हम्म, अच्छा आपने जैसे ये क्योंकि आपका बहुत बड़ा जो लाइफ का स्पैन है वो एक एजुकेशन से जुड़ा रहा है, तो जो स्कूल पासबान चिल्ड्रन एकेडमी 38 साल ऑलमोस्ट इसको हो गए तकरीबन हाँ। तकरीबन। इस टाइम पीरियड को जब आप देखती हैं तो इसमें कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ पे आपको लगा हो कि भाई इस वक्त बड़ी मुश्किलात थी, फिर आपने उसको ओवरकम किया उसको? शुरू-शुरू में जब हमने स्कूल खोला था तो मुझे बड़ा आसान लगता था, क्योंकि शौक भी था और नया-नया स्कूल खुला था, शौक था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर हमने सबने आपस में ही, मतलब मेरी अपनी नंदे, मेरी देवरानी, हम सब ने मिलकर उस स्कूल को चलाया था शुरू में। हमने कोई बाहर की टीचर नहीं रखी थी। जब हमारे स्कूल में बच्चे हो गए, तादाद बढ़ गई, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने बाहर की टीचर। तो यही जो शुरू का वक़्त था, मेरे साथ सबने साथ दिया, तो ये बड़ा अच्छा मेरे साथ वक़्त गुज़रा। उसके बाद तो वक़्त गुज़रता रहा, टीचरें आती रहीं, जाती रहीं, मैं सँभालती रही, देखती रही, उसमें अच्छा भी वक़्त आया, बुरा भी वक़्त, बच्चे कम भी हुए, कभी ज़्यादा हुए, स्कूल इस तरह चलता रहा। मगर अगर देखा जाए तो इस पीरियड, यानी अब जो कोरोना की वज़ह से ना, ये सबसे ज़्यादा सख्त पीरियड है, मेरे लिहाज़ से। अभी यानी 38 बरस गुज़र गए, उसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इसमें बच्चे डर की वज़ह से स्कूल ही नहीं आ रहे भई। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, तो उनकी फीसें नहीं आ रही। अब टीचर को कहाँ से दें हम? तो टीचरों को भी अपने पास से, हम अपने पल्ले से फीसें दे रहे हैं। स्कूल तो हमारा चल ही नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे हमारे पास। सारे बच्चे कोरोना की वजह से घरों में बैठ गए। हम्म, तो सही। ये है असल, जो देखा जाए ना, हमारा मुश्किल वक़्त स्कूल में ये है। यानी सही। कौन-सा सन समझ ले, 20 से लेके 21। हम्म, सही। अच्छा चच्ची आपके अब तक की जो लाइफ है इसमें जो भी आपको कामयाबियां मिली हैं, वो आपके हिसाब से वो कामयाबियां कैसे मिली हैं आपको, उसका फॉर्मूला क्या है? हम चाहते हैं कि आप हमारी जो नौजवान नस्ल है सक्सेस फॉर्मूला। उसको, हाँ देखिए, बिल्कुल। हर औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, ये कहा जाता है ना, बिल्कुल। तो ये समझ लें कि इसमें मेरे शौहर का हाथ है। हाँ, उन्होंने ही मुझे स्कूल खोल के दिया, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझ पर एतबार किया, सबसे बड़ी बात है। मैं नीचे बैठती थी, जवानी में मैंने स्कूल खोला था, जवानी में नीचे बैठती थी। इतने मर्द मेरे पास आते थे, एडमिशन करने आ रहे हैं या बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, मगर मेरे शौहर ने कभी उस पे शक नहीं किया। मैं किसी भी मर्द से बात बेधड़क और खुले होके बात करती थी। कभी मेरे शौहर ने मुझ पे शक नहीं किया। तो ये समझ लें कि इसमें कामयाबी मेरे शौहर का मेरा हाथ है। फिर बच्चों ने भी मेरे साथ ताउन किया, बच्चों ने भी ताउन किया है। मेरे साथ मेरी देवरानियाँ, जेठानियाँ भी थी, उन्होंने भी मेरे साथ ताउन किया। मेरा फुरकान छोटा-सा था, तो बड़ी भाभी बालो सबसे बड़ी भाभी थी, उनके पास रहता था, वो सँभालती थी फुरकान को। इसमें सही। सब ये नहीं समझ ले, मेरा अकेला का हाथ नहीं, इसमें सबका हाथ है। सबने मेरे साथ ताउन किया। गो। अच्छा, ओके मुमानिया, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है सेकंड, ये रैपिड फायर। तो उसके अंदर हम आपसे कुछ क्यूरीज करेंगे, कुछ जुमले कहेंगे, उसके अंदर जो पहली चीज़ आपके जहन में आती है वो आपने बतानी है। सबसे पहले हमारे पास है कि मुझे सबसे ज़्यादा सुकून डैश से है, तो किस चीज़ में हाँ, सुकून है? मुझे सबसे ज़्यादा सुकून अपने घर में और सोने से मिलता है। यानी स्लीपिंग। दिल में। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में डैश ना होता तो डैश होता। मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर नहीं होते तो ज़ाहिर है। उन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, बहुत पुरसुकून है। देखिए आप, मेरी सेहत, इतनी उम्र में तो लोगों के सफ़ेद बाल हो जाते, मैंने आज तक काला कोला नहीं लगाया, मेरे अपने नेचुरल बाल है और सही। सेहत भी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। ना शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ये सब मेरे शौहर की वजह से। कि अच्छा, उन्होंने कभी पाबंदी नहीं लगाई, कभी मुझे वो नहीं किया, बहुत अच्छा रखा, बहुत सपोर्ट किया, हर बात में मेरे शौहर शौहर हो जाएगा। सही। मुझे मौका मिला तो डैश ज़रूर करूँगी।
एक दफा उम्रा करना चाहती हूँ जिंदगी में। हज तो मैंने कर लिया है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा और जरूर करके आऊँ। जरूर इंशाल्लाह पूरी होगी। इंशाल्लाह। आएंगे जरूर मेरी आएंगे। सबसे बड़ी अच्छाई डैश है। ये तो दूसरे लोग बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं मगर ये तो दूसरे लोग बता सकते हैं कि मेरी क्या अच्छाई है। सही। मैं अपनी मियाँ मुट्ठू नहीं बनना चाहती। फिर भी कोई एक अच्छाई हो आपके पास जो आपको लगता है कि दूसरों में भी होनी चाहिए। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मेरी ये है कि मैं कोई भी मेरे पास अगर मदद की नहीं आता है, जो भी हो सकता है मैं उसकी मदद कर देती हूँ। सही। अच्छा, वैसे तो हम सब यही कहते हैं कि मेरी फैमिली ही मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चे हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लिए डैश मेरी जिंदगी है, फैमिली के अलावा और क्या चीज है जो आपको लगता है कि ये लाइफ मेरा बेसिक पार्ट है मेरी लाइफ का? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया तुमने, तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, है ना? नहीं, फैमिली है तो ठीक है, फैमिली भी कह सकते हैं हम। हाँ, फैमिली कह सकते हैं। हाँ, फैमिली तो है यही इसमें। मेरी फैमिली, मुश्किल हम कहीं से भी नहीं बीवी करना चाह रहे बच्चे भैया। और शौहर बीवी बच्चे, यही फैमिली मेरे लिए है सही। सबसे ज्यादा। सही। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फैमिली के अंदर आपको बताना है, खानदान के अंदर कौन, जैसे जॉली, तो जॉली या मजाहिया, हाँ, तो हाँ। नाम सुनते ही किन की पर्सनैलिटी सबसे पहले जहन में आती है खानदान में से? अच्छा, सुम्बुल है ना? जॉली, सुम्बुल। सुम्बुल वाली। सुम्बुल, वो तो हमेशा हंसाती रहती है। और मिलनसार? मिलनसार तो तकरीबन सभी सही हैं, सभी अच्छी तरह मिलते हैं, क्योंकि हम खुद सबसे सही मिलते हैं, तो हमसे भी सब सही मिलते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा ज्यादा सही मिलते हैं। ऐसे सही। हमारे दिल में तो बात किसी के मतलब ख्याल आ जाता है, मगर मैंने देखा है कि हर कोई अच्छी तरह मिलता है। अच्छा, हमें पता है जैसे अब दिल में पता नहीं किसके क्या है, मगर हमसे तो बहुत अच्छी तरह, हर कोई बहुत अच्छी तरह मिलता है। अच्छी बात। अच्छा, हमने देखा है कि प्रीवियस हमारी जितनी भी जो ना हमारी प्रीवियस जनरेशन है, उन सब ने अपने अपने टाइम में फैशन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया। तो अब आपको क्या लगता है कि स्टाइलिश जब भी वर्ड आपके जहन में कहे तो कौन सा बंदा आपके जहन में फैमिली का जो स्टाइलिश, फैशनेबल स्टाइल। जिनको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, तो कौन आपके जहन में आता है खानदान? उमर बेहतरीन है, और ये हर चीज में माशाल्लाह। बिल्कुल, हाँ, ये तो बिल्कुल। अच्छा, डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन कौन है आपके हिसाब से? मेरे सामने यानी खानदान में या खानदान- मेरे अपनी फैमिली में? खानदान में, पूरे खानदान कोई में। खानदान, कोई भी, किसी को भी दे सकते। ऐसा तो बहुत सारे हैं, मगर किसको कहूँ? सबसे मेरी मुझे अपनी बेटी शाहीन लगती है, डिसिप्लिन। हर चीज उससे करती हूँ। मेरी अपनी बेटी शाहीन सही। जावेद। अच्छा, और वैसे और भी है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुझे लगते हैं कि वाकई ये लोग सही है, मगर अभी एक नाम मैंने अपनी बेटी का ले लिया, शाहीन, कि वो वाकई ही बड़े उससे चलती है। सही, जबरदस्त। अच्छा, और खानदान में अगर हम जैसे दोस्ती बोले तो कौन आता है? खानदान में दोस्त कौन है? खानदान में देखिए, मेरी परवीन से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, सुल्ताना से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और भाई नजमा से भी, ऐसे तो देखा जाए तकरीबन सभी से बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर ये दो से ज्यादा है, परवीन और सुल्तान से। सही। अच्छा, आपका निक नेम क्या था? मेरा नाम तो असल है तला सुल्ताना जियाई, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी लिखे हुए, मगर मेरा निक नेम है ताजवर सुल्ताना, यानी ताज। सही सही सही, जिससे हम सब मुखातिब कर सकते हैं, या जो ज्यादातर ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा ये लोगों को ताज पता नुमानी ये सब ज्यादातर इसी नाम से पुकारे, हाँ। तलक तो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में है वो बस। बिल्कुल। अच्छा, आपको गुस्सा किस चीज से आता है सबसे ज्यादा? मुझे तो गुस्सा बहुत कम आता है, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत ठंडे मिजाज की हूँ, मगर हाँ जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आता है, तो मुझे गुस्सा वैसे अभी भी नहीं आता, मगर कभी आता भी ना तो कोई गलत बात जो कहे मुझसे, उससे मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैंने वो बात करी नहीं, और कोई मुझे झूठा इल्जाम लगा रहा है या गलत मुझे कह रहा है, उससे मुझे गुस्सा आ जाता है। सही। और आखिरी सवाल इस सेगमेंट का ये है कि आपको डर किस चीज से लगता है? डर मुझे छुपकली से लगता है। छुपकली कमरे में आ जाए तो मैं तो कमरे में नहीं आती, छुपकली से मुझे बहुत डर लगता है। किसी चीज से, कॉकरोच से नहीं डरूंगी, कुत्ते से नहीं डरती, किसी चीज से, मगर छुपकली से डर लगता है। सही, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारा लास्ट सेगमेंट जो है वो है फ्री टॉक, मतलब आपका जो अभी तक इंटरव्यू
ओके चाची, अब ये लास्ट सेगमेंट है हमारा और इसमें हम फ्री टॉक करते हैं। जो अब तक का हमारा इंटरव्यू हुआ आपके साथ उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस या फिर जो और डिस्क्रिप्टिव मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि हमने ये इंटरव्यूज दोबारा जो कंडक्ट किए हैं उसका मकसद एक वन ऑफ द मोटिव ये भी है कि क्योंकि बच्चे जो है सुनते नहीं है, हाँ। मतलब जो आप कहते हैं वो नहीं करते, जो आप जो नहीं करते। वो जो आप करते हैं वो करते हैं, मतलब जो वो देखते हैं वो करते वो हैं। करते हैं, बिल्कुल। तो ये वाला इंटरव्यू इसका मकसद ये भी है कि वो देखें कि हमने अपने बड़ों की किस तरह से रिस्पेक्ट बिल्कुल। की और इसी तरीके से ये भी चीज़ आगे जाए। तो आप की एडवाइस आपके मुताबिक जो नौजवान नस्ल है या जो अब आने वाली नस्ल है, आप क्या समझती हैं उनको क्या देखो, बेस्ट एडवाइस? मैं तो ये कहती हूँ कि आपको अगर बच्चों को अपने सही बनाना है, सही चलाना है, तो पहले आप खुद सही हो। आप अगर सही चलेंगे तो आपके बच्चे खुद ब खुद आपके पीछे चलेंगे सही, है ना? अगर आप गाली देंगे, घर में फर्क करें, आप हैं, आपके साथ 4 बच्चे हैं। अगर आपने घर में गाली दी है, किसी को भी दी है गाली, आपका बच्चा भी गाली देगा। आप अपने बच्चे से आप जनाब करके बात करें तो आपका बच्चा भी दूसरे से आप जनाब से बात करेगा। तो फर्स्ट स्टेप माँ को उठाना होता है, बाप को उठाना होता है कि आपको अगर अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो पहले खुद नमूना बने, तो आपके बच्चे फिर आपके पीछे खुद ही जिस तरह आप चाहे बना सकती है अपने बच्चे को। आप खुद गालियां देंगी, आप दूसरों से लड़ेंगे तो बच्चे भी लड़ेंगे, आपके बच्चे भी गालियां देंगे। तो आपको नमूना बनना है सर। बेस्ट एडवाइस, जबरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, हम वैसे तो हमारे पास जो ये इसका बेसिक रीज़न है वो यही है कि जो न्यू जनरेशन है वो क्या अडॉप्ट करती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पता नहीं है अपने बड़ों के बारे में, कि बिल्कुल। वो यंग एज में किस तरह थे। उन्हें लगता है कि मोबाइल अगर पहले नहीं था तो हाँ, मतलब पहले बहुत फारिग टाइम था। ऐसा नहीं होता, हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। तो होता ये है कि हमारे पास बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम बड़ों के पास वो तजुर्बा है मगर हम वो लेने से महरूम हो जाते हैं या हमें पता नहीं है वो कैसे में, जिसकी वजह से हम हमारी सजेशंस होती हैं जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बड़ों के साथ इंगेज हों कि हमें देखिए, उनका तजुर्बे से हम कुछ हासिल हाँ, करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ बैठाएं। आप खाना खा रहे हैं, अपने साथ अपने बच्चों को बैठा के खाना खिलाएं। आप शाम की चाय पी रहे हैं, अपने साथ अपने बच्चों को बैठा के चाय पिए। तो बच्चे आपके साथ रहेंगे, आपको देखेंगे, वो खुद ब खुद। और दूसरे मेरा कहना है कि छोटे बच्चों को कभी आप मोबाइल मत दें, ना ये लैपटॉप दें। ये आजकल मैंने हर घर में देख रही हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है। मेरे घर में भी, मगर हम अपने बच्चों को सिर्फ 1 घंटा हमने उनका बांधा हुआ है कि 1 घंटे वो ट्यूशन पढ़ के आते हैं, उनको हम 1 घंटे के लिए देते हैं बस ये लैपटॉप, बाकी लेके रख देते हैं। हमारे कोई बच्चा वो नहीं करता, जैसे हर वक्त सारा दिन जैसे बच्चे लगे रहते हैं। मैं और घरों में देखती हूँ सारा दिन लैपटॉप पे लगे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो हमने सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चों को आप मत दें मोबाइल वगैरह। बच्चों के साथ आप खेलें, बिल्कुल। सहन में खेलें। आपका आपका बड़ा सहन है, आपके बाहर जगह है तो बाहर बच्चों के साथ खेलें। आप वो एक्टिविटीज दें बच्चों को, जिसमें दौड़ना भी है, भागना फिजिकल भी है। एक्टिविटीज हाँ, करें, बिल्कुल। उसमें बच्चे देखें आपके कितने सही, जहन उनका खुलेगा। ये हर वक्त टीवी में या मोबाइल में लगे रहते हैं तो जहन उनका सुन हो जाता है, तो वो पढ़ने में भी वो बच्चे कमजोर होते हैं, वैसे भी दूसरी चीजों में भी कमजोर रहते हैं। आप उन्हें खिलाएं, दौड़ाएं, बच्चों को खुद भी दौड़े उनके साथ। मैं इतनी भारी हूँ, इतनी मोटी हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मेरे पीछे मेरा हाशिर भागता है, वो भागता है तो मैं उसके पीछे भागती हूँ उसको पकड़ने के लिए। और हमारा तो घर भी ऐसे कि चक्कर लगाते हैं हम इस कमरे से निकल के उस कमरे में। तो मेरा कहना यह है कि बच्चों का मोबाइल या लैपटॉप मत दे, दे भी तो टाइमिंग बांध दे उनको बस, बाकी आप उनके साथ खेलें। हाँ, दादा दादी बन गए तो अपने जाहिर है अब हम घर के काम तो कर नहीं रहे, हमारी बहुएं कर रही है, बेटे कर रहे हैं। आप दादा दादी बन गए तो अपने बच्चों के साथ खेलो, पोता पोतियों के साथ खेलो। हम तो यही करते हैं अपने कमरे में, हमारे ये लोग बेड पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हम मना नहीं करते बच्चों से, उछलने कूदने देते हैं उनको, गिरते भी है, लग भी जाती है, सब कुछ होता है, मगर हम उनको खेलने देते हैं, बल्कि हम उनके साथ खेल रहे थे। बात का मतलब मैं क्या नाम है वो हो जाती हूँ परेशान, मगर मैं कहती हूँ नहीं, मैं इनको अभी रोकूंगी तो ये बच्चे फिर
उसमें मोबाइल में जाएंगे, टीवी खोल के कार्टून देखने लगेंगे, तो मैं भी उनके साथ खेलती हूँ। दौड़ के बाहर निकल गए, बच्चे मेरे पीछे मुझे पकड़ने आ रहे हैं। नीचे स्कूल में चली जाती हूँ तो पीछे से वो आ रहा है, दादी 20 रुपए दे दे, डबल रोटी लानी है। तो बच्चा दौड़ के नीचे आ रहा है मेरे पास। तो मैं कहती हूँ नहीं लेने, अगर तुम्हें लेना है तो नीचे आना मेरे पास स्कूल पे, आके फिर मुझसे पैसे लेना। तो वो बच्चे आते नीचे, एक तरीके से उनको ऊपर नीचे की एक्सरसाइज हो जाती है साथ में। सही तो अपने बच्चों के साथ ना आप लोग ना थोड़ा डिस्टेंस कम रखें, यानी अपने बच्चों भी घुसे, यानी उनको दूर कर दे, जाओ भाई मेरी सर में दर्द हो रहा है, जाओ बाहर जाके खेलो, ऐसे नहीं करे। आप अपने बच्चों को तारीफ करें अपने से, तो फिर देखिए वो बच्चे आपकी Right. बात भी मानेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। तो अपने जब दादा दादी बन जाते हैं, नाना नानी, तो अपने बच्चों को अपने से लगा के रखिए, बस ये है मेरा, उनसे दूर मत हो। ठीक है चाची, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त और बहुत मजा आया आज का इंटरव्यू लेके। पता नहीं बहुत कैसा हुआ। बहुत पता नहीं नहीं। कैसा हुआ। अच्छा, हमारे बेसिकली इतना नहीं होता है हमारा एक्सपोजर कि हम बड़ों के साथ बैठे हैं उस तरीके से उनके साथ डिस्कस करें, तो बहुत सी चीजें हमें एक्सपीरियंस होती हैं अपने बड़ों से जो हम नहीं अपने सुनना बड़ों के चाहते हैं, साथ वो बैठो, उनसे सुने। अपने माँ बाप के साथ बैठो, बिल्कुल उनको बिल्कुल। देखो उनकी तबीयत खराब है या बीमार है क्या है, ये नहीं कि भाई अलग 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 नहीं, उनके पास बैठो, उनकी बात सुनो। अगर वो डांट भी रहे तो कोई बात नहीं, इधर उधर करो। तुम भी कभी बाप बनोगे, तुम भी बुढ़े होगे, तुम्हारे भी बच्चे जवान होंगे, ये सोचो कि वक्त तुम्हारे पर भी आना है। तो ये मत सोचो कि हम बड़े हो गए तो माँ बाप की नहीं सुना, नहीं, ये वक्त बहुत जल्दी पलट के आ रहा है। तुम अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे ऊपर होगा कोई बात असर। तो इसलिए अपने माँ बाप के साथ घुल मिल के रहो, सबसे बड़ी बात है। मैं तो अपने बच्चों के साथ घुल मिल के रहती हूँ, मैं अपने बच्चों से दूर, मैंने कहा है ना तुम लोग कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहती, मुझे तो बस मेरे बच्चे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तो कहती हूँ मेरी दौलत भी नहीं चाहिए, अगर एक तरफ अल्लाह ताला दौलत ढेर लगा दे और एक तरफ मेरे बच्चे होंगे तो मैं दौलत पर ठोकर मार दूंगी कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो जाहिर है जब माँ बाप इतने बच्चों को करेंगे तो बच्चों को भी चाहिए ना कि माँ बाप की इज्जत करें और उनका ख्याल। बिल्कुल चाची, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये वैसे भी ये टाइम, ये इतना टाइम बहुत कम टाइम है हाँ। आपके साथ बैठ के आपका तजुर्बा लेने के लिए या तजुर्बा सुनाने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन ये एक जो इंटरव्यू शॉर्ट से इंटरव्यूज का एक मकसद ये है कि हम ये इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर लें और इसका एक आपकी लाइफ का पूरा एक जिस्ट और एक समरी हमारे सामने आ जाए। और जब मैं लोगों के मर सामने जाऊंगी आ तो इसी को देख देख के याद करना मुझे। जाहिर है उम्र इतनी हो गई है, कभी अल्लाह ताला हमके पास कभी भी बुला सकता है। नहीं, तो नहीं, तुम अल्लाह लोग मेरा ताला- ये इंटरव्यू याद रखना। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को लंबी करे। हाँ वो तो है ना, तुम आमीन, लोग की दुआएं हैं मेरे साथ। मगर एक बात कह रही हूँ कि मौत तो सबको आनी है ना, किसी को कभी भी आनी। देखो हमसे छोटे छोटे खुर्शीद अहमद कितना छोटा था, मेरे सामने बच्चा था वो, जब मैं शादी हो गया आई थी उस घर में, और वो चला गया, हम बैठे हुए अभी। तो मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। तो मेरा ये इंटरव्यू याद रखना। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो भाई मैं माफी मांग आप लोग सबसे, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच अच्छी। अल्लाह हाफिज। चलो मुझे एक दफा दिखा दो।